गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट में लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है द मीजी रिस्टोरेशन, यूनिट 11। दोस्तों, हमें जापान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इस यूनिट में पता चल रही है। हमें दिख रहा है कि जापान में किस तरीके से एम्परर्स को हटा के शोगन्स आ गए थे, क्या वहाँ का स्ट्रक्चर था, किस तरीके से वहाँ की सोसाइटी डिवाइडेड थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था, ये सब चीज़ें हमें समझ में आती है। अब हुआ ये कि जापान में बहुत सारे अलग अलग मतभेद हो रहे थे। देयर वर पीपल हु वर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग हाउ द कंट्री एंड द कल्चर शुड वर्क। सो व्हाट हैपेंड वाज कि 1853 से पहले जापान ने डिसाइड करा था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस डेवलप करने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जापान में जो इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके दम पे हम लोग अपने देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम लोगों को कहीं ना कहीं साथ में थोड़ा सा इकोनॉमिक और ट्रेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये सब बढ़ाने पड़ेंगे। 1853 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कमोडोर मैथ्यू पेरी कमांडर जो थे उनको भेजा जापान में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जापानीज गवर्नमेंट एक ट्रीटी साइन करे अमेरिका के साथ, जिसमें कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जापान के साथ में एक ट्रेड रिलेशन बनेगा और डिप्लोमेटिक टर्म्स भी बनेंगे। और ये हो भी गया। ये मैथ्यू पेरी इसमें सक्सेसफुल भी हो गया और जापान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। नाउ जापान अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जापान जो था वो चाइना के रूट पे रहता था और चाइना एक रीजन था जिसमें अमेरिका को इमेंस ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ दिखती थी। अमेरिका को ये लगता था कि चाइना के साथ में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें मार्केट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ एक और थी, अमेरिकन व्हेलिंग शिप्स जो होती थी उनको ना रिफ्यूलिंग पॉइंट्स चाहिए रहते थे। पैसिफिक में जो व्हेल को पकड़ने के लिए जो फिशेस आती है व्हेल मीट के लिए, उनके लिए ना अमेरिका को रिफ्यूलिंग पॉइंट्स चाहिए थी और वो भी चीज़ थी। और एक और हिडन एजेंडा था दोस्तों। जापान उस वक्त सिर्फ एक यूरोपियन कंट्री के साथ में ट्रेड डील करता था, वो थी हॉलैंड। इट वॉज द ओनली कंट्री दैट जापान हैड इट्स ट्रेड रिलेशंस विद। दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं होते थे। पेरी के अराइवल के आने से जापानीज पॉलिटिक्स में ना एक उथल पुथल मचने लग गई, एक चेंज आ गया था। एम्परर अभी तक जो कम पावर रखता था और शोगन्स की ज़्यादा पावर थी, अब एम्परर एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फिगर बन के अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, बिकॉज नाउ द एम्परर वॉज द वन हु हैड साइंड द ट्रीटी। सो इट वॉज द एम्परर हु वेंट अहेड एंड टुक द प्लान टू शो हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। एम्परर रिप्रेजेंटेटिव के समान अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगते हैं और 1868 के आते आते एक मूवमेंट चला था जिसमें शोगन्स को पावर से हटा दिया गया। उसके बाद में एम्परर को ईडो लेके आ गए। ईडो मतलब जो सिटी थी जिसको कैपिटल बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। बाद में ईडो का ही नाम चेंज करके टोक्यो रखा गया, जिसका मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल। ये चेंज आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमोडोर मैथ्यू पेरी। बाद में वक्त बदलता है, हम देखते हैं काफ़ी चेंजेस आते हैं। चेंजेस ऐसे आते हैं दोस्तों क्योंकि एक चीज़ थी, जापानीज ऑफिशियल्स को ये तो बहुत अच्छे से पता था कि कोई भी कॉलोनियल पावर जब हमारे पास आती है तो वो क्यों आती है, उनका कुछ हिडन एजेंडा रहता है। कोई सा भी देश ट्रेड रिलेशन के लिए आता है तो ज़रूरी नहीं है किसी खास काम से आएगा। होता यही है, ऑफिशियल्स को पता था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी कॉलोनीज बना रही है, जिसमें इंडिया,
चाइना, ये सब नेम्स आ गए थे। चाइना की डिफीट हुई थी जो ब्रिटिशर्स से, वो खबरें भी आ गई थी लोगों के पास, और इससे ये बात पता हुई कि जापानीज लोग थोड़ा डर गए थे कि कहीं हमको भी कोई कॉलोनाइजेशन के रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर हमारे पास आ रहा है तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग भी कॉलोनी बन जाए। बहुत सारे स्कॉलर्स और लीडर्स थे जो जापानीज, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें ना यूरोपियन आइडियाज़ जो हैं उसको लर्न करना पड़ेगा। चाइनीज़ ने ये काम इग्नोर करा था, उनको नहीं पता था कि यूरोपियंस क्या माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, क्या उनकी एक मेंटालिटी है, वो सब चीज़ें चाइनीज़ ने इग्नोर कर दी थी। और लोग ये चाह रहे थे कि ठीक है, हम टोटली यूरोपियंस को इग्नोर नहीं करें, बल्कि उनके न्यू टेक्नोलॉजीज़ और आइडियाज़ को भी हम लोग धीरे धीरे, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ एब्जॉर्व करें, इट वॉज काइंड ऑफ ओपनिंग अप टू अ होल न्यू आउटर वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी थी, स्लोगन दिया था, स्लोगन वॉज फुकोकू क्योई, दैट मीन्स रिच कंट्री स्ट्रांग आर्मी। इन्होंने ये रियलाइज करा कि हम लोगों को अगर अपने आप को एग्जिस्ट करना है या डेवलप करना है तो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग होना पड़ेगा और एक स्ट्रांग आर्मी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भी इंडिया जैसे सब्जुगेट हो जाएंगे। इंडिया को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पहले ट्रेडर्स बन के इन्फिल्ट्रेट करा और उसके बाद में कॉलोनी बना डाली, तो दिस वाज ऑन देयर माइंड्स। इसके लिए इनको नेशनहुड की सेंस होना बहुत ज़रूरी थी। मतलब जो भी आर्मी में थे, जो भी लोग थे देश में रहने वाले, इनके अंदर ना एक देशभक्ति की फीलिंग होना चाहिए। देशभक्ति की अगर फीलिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। इसी समय हुआ ये था, इन लोगों ने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके सिस्टम को इन्होंने कहा था एम्परर सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एम्परर सिस्टम था, इसका मतलब ये होता है कि एम्परर इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब लोगों ने ना इस तरीके से रिस्टोरेशन शुरू करा, दोस्तों आपको दिख रहा है दैट एम्परर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, ही इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो वन थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी चलेगी और मिलिट्री पावर भी चलेगा। ऑफिशियल्स को यूरोपियन मोनार्की में भेजा गया टू स्टडी हाउ दे विल बी मॉडलिंग अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन। एक खुद की गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाएगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे करी गई थी। वो सारे पॉइंट्स यहाँ रखे गए थे कि आप ये सब सीख के आओगे। एम्परर को तो अब रेवरेंस से ट्रीट करेंगे, मतलब वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है भैया सन गॉडेस के, तो वो वंशज हैं, तो हम उनको बिल्कुल रेवरेंस, भगवान तुल्य मान के वी विल बी ट्रीटिंग देम एज लाइक दैट। एंड उनका बर्थडे नेशनल हॉलीडे बना दिया गया। साथ ही साथ एक वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म दी गई, उनके नाम से एडिक्ट इशू करे गए थे। इनफैक्ट इंपीरियल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन जो 1890 में बनी थी, उसमें यह हुआ कि लोगों को परस्यू करा गया, लोगों को कहा गया, रिक्वेस्ट करी गई थी कि अब आप लर्निंग, प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें आप अब क्रिएट करें, क्योंकि अब हमको जापान को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एक नया स्कूल सिस्टम जापान ने इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों। स्कूल सिस्टम 1870s के टाइम से एक नया स्कूल सिस्टम आने लगा था। कंपलसरी कर दिया था स्कूलिंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। 1910 तक तो ये यूनिवर्सल हो चुका था कि नहीं भैया, अब तो जापान में कोई भी बच्चा बिना स्कूल जाए खाली नहीं बैठेगा। दिस वाज समथिंग बिग। ट्यूशन फीस बहुत कम रखी गई थी स्कूलों में। करिकुलम जो बेस था वो वेस्टर्न मॉडल पे था, बट 1870s आते आते ये लोग ठीक है मॉडर्न आइडियाज वगैरह सब तो अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन जापानीज हिस्ट्री को भी एक पार्ट बनाया गया। जापानीज हिस्ट्री को एक पार्ट बनाया गया अब एजुकेशन का, क्योंकि बच्चों को जब तक अपने नेशन की जब तक हिस्ट्री नहीं पता रहेगी, दे विल नेवर एंड इट। अ नेशन विल नेवर गो एनीवेयर until unless it does not know its history. That's what I call. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टोटल करिकुलम के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती है, सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी?
एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो अपने देश के एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा है। इसको कहा गया मॉरल कल्चर। ये सिखाना था लोगों को कि भैया बच्चों को कैसे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशन के प्रति लॉयल होना चाहिए, सिटीजन्स बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई थी। अब देश को एक बनाने के लिए ना मीजी गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्होंने एक टोटली नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे कि पुराने विलेजेस को ऑल्टर किया जाने लगा, डेवलप्ड कस्बों में बदलना शुरू कर दिया इनको। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को इतना रेवेन्यू दिया जाने लगा कि वो लोग वहाँ के लोकल स्कूल और हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे से अपग्रेड कर सके। और रिक्रूटमेंट सेंटर भी मिलिट्री का बनाया, क्योंकि एक रूल बना दिया गया था जितने भी यंग मैन हैं 20 साल के ऊपर वाले, उनको थोड़ा सा टाइम कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज में देना पड़ेगा। ये दिस वाज अ रूल मेड बाय जापानीज गवर्नमेंट दैट kids who are like men, especially young men, especially reaching at the age of 20, they will have to serve a minimum service period in the army. Modern military force develop करी क्योंकि उनका रूल था रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। लीगल सिस्टम बनाया गया था, पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बनेंगे उसके ऊपर, मीटिंग्स होल्ड करना, सब ग्रुप बना के कुछ भी अरेंजमेंट करना, ये सब बैन कर दिया गया था, इलीगल घोषित करा था, बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू स्टैंड अगेंस्ट देम। और इन सब चीज़ों से पता क्या हुआ, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी मिलने लगा था। कुछ लोग थे जो इसको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रीडम मान रहे थे। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सीधे सीधे एम्परर के डायरेक्ट कमांड में आ गई थी। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी मतलब एम्परर जो थे ही वॉज द सोल पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है बना था, लेकिन उसके बावजूद ये दो ग्रुप्स को ना गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रखा था, डायरेक्टली एम्परर के कंट्रोल में रहेंगे। अब ऑपोजिशन बहुत हुआ गवर्नमेंट का कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बात होती है कि भैया किसी भी दिन एम्परर का मूड हुआ पता नहीं क्या ऑर्डर दे देंगे मिलिट्री को। दोस्तों हुआ भी यही। ये जो टेंशन चल रहा था ना अलग अलग ग्रुप्स का, इससे एक बहुत दूर तक जाके कॉन्सिक्वेंस हुआ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग चल रहा है, मिलिट्री अलग चल रही। मिलिट्री इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वो तो अपनी मर्जी के राजा हैं, एंड दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। दिस लेड टू सिवियर वॉर्स विद चाइना एंड रशिया। बट ठीक है, क्योंकि ये हुआ था मिलिट्री को चाहिए थी लैंड एक्विजिशन फॉर मिनरल एक्सकवेशन रिसोर्सेज, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उनको लैंड चाहिए थी। चाइना और रशिया से वॉर भी हुए, हालांकि जीत गए, लेकिन इससे ना एक खटास जापान के प्रति उस रीजन में लोगों के मन में आ गई थी। जापानीज को अब एक नेगेटिव वे में देखा जाने लगा, स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ आर्मी। गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसीज तो थी, हालांकि इस पीरियड में हो यह रहा था कि जापान एग्रेसिवली इकोनॉमिकली और कॉलोनियल एम्पायर के तौर पे बढ़ने लगा। अब जापान भी कॉलोनीज बनाने लगा। याद करिए ये मीजी रिस्टोरेशन का जो पीरियड आया था, ये वो पीरियड था जब जापान खुद कॉलोनी नहीं बनना चाहता था, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन ये खुद भी दूसरी नेशंस को, दूसरे एरियाज को कॉलोनी बनाने लग गया। ये सब प्रॉब्लम्स आने लगे थे, ये कोलिजन्स जो हुए थे ना, ये जापान के साथ में थोड़े से गड़बड़ होने लगे थे दोस्तों। सो वी नो नाउ कि मीजी रिस्टोरेशन में काफ़ी हद तक जापान को एज अ नेशन, जापानीज लोगों को एज अ मेंबर ऑफ नेशन घोषित तो कर दिया था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जापान भी प्रोबेबली उसी रास्ते पे चलने लगा था जिस रास्ते से वो डर के अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को स्टोर करने में लगा हुआ था। सो आई होप यू गॉट द क्रक्स नाउ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना। आई विल बी ट्राइंग टू गो अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। आई एम रियली सॉरी इफ कुछ कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम ऑलवेज रेडी
एंड हियर फॉर यू पीपल एट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सनल ट्यूटर. सो प्लीज़ हो सके तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड टेक केयर, बाय बाय.